कैसे यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो डेट छोड़ो, पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज भी छोड़ो, पहले फॉरेन क्या होता है, जो आउट ऑफ कंट्री है। और एक्सचेंज मतलब करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। तो कोई भी इंडिया के बाहर, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी। इसके बाहर की कोई सी भी करेंसी, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, धीरम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी करेंसी हैं। तो ये सारे हैं फॉरेन करेंसी, जिसे फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। और रेट मतलब कि किस रेट पे वो मिलते हैं। जैसे हर करेंसी एक दूसरे, अगर किसी दो करेंसी को रखूंगा ना मैं, तो उसका कुछ रेट होगा। जैसे एक रुपये इक्वल टू कितना धीरम, कितना डॉलर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, 1 रुपए में इतना ये मिल रहा है, 1 रुपए में इतना वो मिल रहा है, तो ये एक्सचेंज रेट होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सारे करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब उस कंट्री की करेंसी, और हम किस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी। तो रुपी को छोड़ के सारे अदर करेंसीज रिफर्स टू फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज तो समझ लिया कि फॉरेन की करेंसीज, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज होता है। अब रेट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रिफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले जब चेंज करते हैं हम, तो जो रेट आता है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अभी के समय पे 1 रुपए में, ओ शिट, ये हाँ ये उल्टा में लिख रखा है। अभी के समय में $90 इज इक्वल टू, नहीं नहीं सही तो लिख रखा था, सॉरी आई गेट कन्फ्यूज्ड। हाँ, एक मिनट, हाँ सो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मतलब मुझे हो गया था। हाँ, तो अभी के समय जैसे $1 में 90 रुपए मिल रहा है, मतलब हमारे 90 डोमेस्टिक करेंसी जो है, 90 रुपए अगर मैं इकट्ठा करूंगा ना, तब एक जो फॉरेन करेंसी, जो कि मैं यहाँ पे डॉलर का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी का भी होता है, धीरम का भी होता है, यूरो का भी होता है, लेकिन डॉलर एक प्रोमिनेंट करेंसी है, इसलिए इसका ज्यादा देखते हैं। तो 90 रुपए दूंगा ना, तब मुझे $1 मिलता है। तो ये है एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये तो है, $1 में 90 रुपए आता है। तो ये तो $1 हो गया। कभी पूछे कि 1 रुपए में कितना डॉलर आया, तो बस इसमें क्या करना होता है, 1/90। ठीक है। हाँ, तो ये हमने समझ लिया एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि $1 में हमें, मतलब $1 जो है अकेला 90 रुपए के बराबर है आज के रेट में। तो 1 रुपए में कितना डॉलर, तो बस इसको रिवर्स कर देना, 1/90, $1 = 1 रुपी, है ना। तो इसको जो भी डिवाइड करके आएगा ये हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज समझ गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ गए, रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एग्जाम्पल, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये फ्लक्चुएट कर सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर और फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग होता है, फिक्स नहीं होता है। इन अ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, आज अगर $1 90 रुपए के बराबर है, जरूरी नहीं है कल भी यही रहेगा, और कल भी यही था। कल हम जानते हैं कि $1 90 से कम का था, मेरे ख्याल से 88 था, उससे पहले 87 भी था, 50 भी था, कम भी था। सो ये हो गया। तो हाँ, ये हमने समझा कि इससे पहले कुछ अलग भी था। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि 1 रुपए $1 के बराबर है, हुआ होगा, क्या पता। तो ये बढ़ता रहा है ना, ये तो सेम नहीं रहा है। तो ये तो लाइन सही है कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ, और ये डिटरमाइन कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। मतलब
हाँ ओके, सो ये सही है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेप्रिसिएशन अच्छी चीज नहीं है ना, और किसी की वैल्यू डिक्रीज होना भी अच्छी चीज नहीं है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में, मतलब उसके कंपेरिजन में। अब यहाँ तो देख के पता चला कि ये डिक्रीज कहाँ हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज तो रेट हो रहा है ना, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू की बात चल रही है। ये ऑपोजिट लिखने में लग रहा है लेकिन है सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। करेंसी अप्रिसिएशन क्या है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब देखो ये है अप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ तो 90 से 85 हुआ है, तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, डिक्रीज तो मॉनेटरी टर्म्स में हुआ है। अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो वैल्यू तो इंक्रीज हुई ना। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अप्रिसिएशन अच्छी चीज है ना, तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ना है, समझना तो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, $1 में 90 रुपए आ रहा था, अब $1 के लिए मेरे को 95 देना पड़ेगा, तो मेरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई ना। तो $1 में 90 रुपए आ रहा था, अब $1 में मेरे को 85, मतलब $1 के लिए 90 रुपए देना पड़ रहा था, अब $1 85 में ही आ जा रहा है, 5 रुपए मेरे को सेव भी हो जा रहा है। तो ये तो अच्छी चीज है ना, एप्रिशिएट हो रही है, तो मेरी वैल्यू बढ़ी, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? अब देखो ये तीनों इफेक्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेशनल इनकम, इन तीनों से ही देखना है मेरे को। आज अगर $1 90 रुपए के बराबर है, कल $1 95 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में क्या होगा और इंपोर्ट में क्या होगा, नेशनल इनकम में क्या होगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा इंक्रीज। हाँ, तो एक्सपोर्ट पे क्या होगा? अगर $1 90 रुपए के बराबर है, कल $1 95 रुपए के बराबर हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, और नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। क्यों? देखो बताता हूँ। ये थोड़ा सा वही है कि जितना मैं इस चीज को विजुअलाइज करूंगा उतना समझ में आएगा। $1 में 90 रुपए मिल रहा है, ठीक है। कल को $1 में मेरे को 95 रुपए मिलने लगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बोलूँ तो एक्सपोर्ट कंट्री के लिए अच्छी चीज होती है, इंपोर्ट कंट्री के लिए बेकार चीज होती है। लेकिन सामने वाले की तरफ से सोचो, मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मान लो मैं इंडिया से कोई सामान चाइना भेज रहा हूं, या यूएसए लेते हैं, यूएसए भेज रहा हूं, तो यूएसए वाला खरीद रहा है ना, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो यूएसए वाला तो इंपोर्ट कर रहा है ना। तो ये अगर इंपोर्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या है कि ये $1 दे रहा था पहले, तो 90 रुपए का सामान मंगवा पा रहा था, लेकिन अब यही यूएसए $1 देगा तो 95 रुपए का सामान मंगवा पाएगा, क्योंकि मेरी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। कल को $1 में अगर 100 रुपए, $1 इक्वल टू 100 रुपी हो जाएगा, तो और अगर डेप्रिशिएट हो गया तो यूएसए वाला बोलेगा कि पहले तो मेरे को $1 में 90 ही रुपए का सामान मिल रहा था, लेकिन अब $1 में 100 रुपए का मिल रहा है, तो मैं इंडिया से और मंगवाता हूँ। तो अगर इंडिया से मंगवा रहा है तो इसके लिए तो इंपोर्ट हुआ, लेकिन इंडिया के लिए तो एक्सपोर्ट हुआ ना, तो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो गया। और अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ तो इंपोर्ट में डिक्रीज होगा। ये भी सिंपल है कि कल को मैं इंडिया में रह के 90 रुपए में 90 रुपए दे के $1 का एक्सचेंज कर ले रहा था और $1 का सामान मंगवा ले रहा था यूएसए से, ठीक है। अब मेरे को $1 चाहिए, $1 का सामान चाहिए, उसके लिए मेरे को $1 कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन के लिए मेरे को 90 नहीं 95 रुपए लग रहे हैं, मतलब मेरे को चाहिए 95 रुपए, तब मैं $1 ले पा रहा हूँ, और तब मैं $1 का सामान खरीद पाऊंगा। खरीद मतलब इंपोर्ट करा पाऊंगा। तो अब तो ये मेरे को महंगा पड़ रहा है ना, तो इंपोर्ट कम हो जाता है। तो एक अगर कुछ ये ऑपोजिट ही रहते हैं हर केस में, तो एक्सपोर्ट का समझ में आ गया ना, तो इंपोर्ट यही हो जाएगा। और नेशनल इनकम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छी चीज है ना, तो अगर ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा याद भी करना है। और एप्रिसिएशन पे क्या होगा? तो इफेक्ट देखो, जो इसमें था उसका ऑपोजिट होगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि $1 90 रुपए का है, ठीक है, कल को $1 85 रुपए का हो जाएगा। तो अब मैं क्या कहूंगा कि यार पहले मैं 90 रुपए देता था ना, तब $1 मिल पाता था मेरे को, और $1 का सामान मंगवाता था मैं, लेकिन अब 85 रुपए देके ही मैं $1 मेरे एक्सचेंज करा के और $1 का सामान मंगवा ले रहा हूँ। तो अब मेरे को बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि $1 का सामान मैं 85 रुपए में ही मंगवा रहा हूँ, तो अब मैं ज्यादा मंगाऊंगा। एक्सपोर्ट क्या होगा? तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट समझ लिया ना, तो इसका ऑपोजिट होगा एक्सपोर्ट। और अगर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, अगर एक्सपोर्ट में डिक्रीज हुआ है तो नेशनल इनकम में भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये था हमारा करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझना। ना समझना फिर से बताऊंगा मैं, जो भी ना समझे बस मेरे को बोलना। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है कि $1 90 रुपए का बराबर है, $1 85 रुपए के बराबर, ये
कैसे फिक्स होता है, किस टाइप से हम इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को सिस्टम में मतलब फिक्स करते हैं। इसके 3 टाइप है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक तो फिक्स रहता है उस तरीके से, जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसको समझते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये वैसा सिस्टम है वेयर एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे एक्सचेंज रेट कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट। हमने क्या देखा था कि एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट करते रहता है और डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पे गवर्नमेंट फिक्स कर दे रेट को, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से $1 ₹50 के बराबर ही होगा। डॉलर की कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, ये तो इतना ही रहेगा, तो वो होता है फिक्स्ड। ठीक है, अभी फिक्स करते क्या है, फिक्स कैसे करते हैं? तो द गवर्नमेंट फिक्स्ड द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ इधर गोल्ड और बाय अदर करेंसी। 2 चीज याद तो रखना, मैं समझा भी देता हूँ गोल्ड कैसे। मान लो 1 kg गोल्ड $100 का है इंडिया में, और 1 kg गोल्ड $10 का है यूएसए में, तो 1 kg सेम है ना। तो अगर 1 kg $100 का है, 1 kg $10 का है, तो $10 इक्वल टू $100। 1 0 से 1 0 कटा, तो $1 इक्वल टू ₹10 आ गया ना। ये एग्जांपल मैंने दिया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा बाय अदर करेंसी, मतलब कोई दूसरे करेंसी से, कि हम गोल्ड से फिक्स नहीं कर रहे रेट, अदर करेंसीज कर रहे हैं। ₹1 में मान लो 10 पाउंड आ रहा है, पाउंड का मेरे को सिंबल याद नहीं है, पाउंड आ रहा है, और एक डॉलर में मान लो ये 10 पाउंड आ रहा है ना, ये मेरे को आ रहा है 100 पाउंड। तो नहीं, ये अलग हो गया ना। जैसे बाय अदर करेंसी कर रहे हैं ना, तो करेंसी वाले को सेम कर रहे हैं। जैसे गोल्ड से हम एक्सचेंज कर रहे थे, तो गोल्ड हमने सेम किया था, 1 kg गोल्ड। तो अदर करेंसी से ले तो पाउंड को सेम करता हूं। देखो 1 पाउंड में $100 आ रहा है, और 1 पाउंड में $10 भी आ रहा है। तो 1 पाउंड 100 के बराबर, ₹100 के बराबर है, 1 पाउंड $10 के बराबर है। तो $10 इक्वल टू $100, 0 0 कटा, तो $1 इक्वल टू ₹10। तो इस तरीके से भी एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। तो 2 तरीके थे। होता क्या है फिक्स्ड, जहां पे गवर्नमेंट फिक्स करती है, और किस टर्म्स में कहते हैं, इधर इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड या फिर अदर करेंसी। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि स्टेबिलिटी रहती है एक्सचेंज में रेट में, ये बढ़ती कम, डिमांड या सप्लाई से बढ़ी या कम नहीं रही है, तो फिक्स रहेगी ना, क्योंकि सरकार ने किया तो फिक्स रहेगी। ठीक है। दूसरी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। ये तो याद करना ही है, लेकिन लॉजिक बता देता हूँ। जब एक्सचेंज रेट फिक्स है तो कंपनीज क्या सोचेगी कि यार वहां का एक्सचेंज फिक्स है कि इतने में इतना दिरहम मिल रहा है, इतने में इतना डॉलर मिल रहा है, तो मेरे को एक आइडिया तो है कि इतना फिक्स रहेगा, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करके इन्वेस्ट करता हूं। जहां फिक्स नहीं रहता तो वहां हो सकता है कंपनी मतलब मात खा सकती है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि ये रेट बढ़ेगा, लेकिन किसी वजह से रेट कम हो गया तो मेरे को नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो ये इंटरनेशनल रेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है कि आओ मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरे यहाँ रेट जो रहता है फिक्स रहता है। और इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रमोट करता है, तो ये याद रखना। डिसएडवांटेज क्या है कि ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर। ऐसे याद रख लो कि जब गवर्नमेंट फिक्स कर रही है ना, कि मैंने फिक्स कर दिया तो कर दिया, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, तो इसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब मेरे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है मेरे पास, वो ह्यूज होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो डॉलर में मैं फिक्स कर रहा हूं, तो मेरे पास बहुत सारा डॉलर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज, एक तो ह्यूज होना चाहिए, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, जिसे कहता हूं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग सेम, ये वो एक्सचेंज रेट है जहां पे रेट मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, वही जो हमने यहां स्टार्टिंग में पढ़ा था। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड सप्लाई, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब एडवांटेज क्या है कि इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है, जितना डिमांड उतना सप्लाई, मतलब जहां डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है वहां इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहेगा। अच्छा देखो, इसका मैं एक बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मेरे को याद, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वांटिटी आता है, और यहाँ पे आता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर 11th में पढ़ा था और याद होगा, मेरे ख्याल से 11th चैप्टर था, 11th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं। डिमांड इधर से बनता है नीचे गिरता हुआ, और सप्लाई उठता हुआ बनता है, और ये जहां मीट होता है ना, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है। ये ग्राफिक बुक में और देख लेना। ठीक है,
एडवांटेज पहला ये, इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहेगा। ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज का कोई मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास रिजर्व नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ फिक्स रख रहा था। यहाँ गवर्नमेंट कहेगी फिक्स रख ही नहीं रहा हूं मैं, तो मैं क्यों रखूँ ह्यूज रिजर्व, ये तो मार्केट फोर्स से डिटरमाइन हो रहा, तो होते हैं। तीसरा ये एडवांटेज है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं, याद कर लेना। डीमेरिट, इंस्टेबिलिटी रहती है, आज डिमांड बढ़ गया तो रेट बढ़ गया, कल डिमांड कम हो गया तो रेट कम हो गया, बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है। और दूसरा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशन वगैरह आ सकता है। अगर अचानक से बहुत डिमांड बढ़ गया तो गवर्नमेंट तो इंटरवीन नहीं कर सकती है ना, तो सरकार अगर इंटरवीन नहीं करेगी तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। थर्ड होता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग है, अब यहाँ फ्लोटिंग भी है और मैनेज भी है, तो फ्लोटिंग से फिक्स्ड आ गया, मैनेज से फ्लोटिंग से तो ये फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग वाला आ गया, और मैनेज से ये आ गया। मतलब इसमें ये दोनों चीज होती है। ये क्या था, जहां पे सिर्फ सरकार करेगी, ये जहां पे मार्केट फोर्सेस करेगी, ये जहां पे दोनों मिलकर करेंगे। फ्लोटिंग प्लस मैनेज बाय गवर्नमेंट। फ्लोटिंग मतलब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से भी डिटरमाइन होता है, डिमांड सप्लाई से भी हम पता करते हैं कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपना इंटरवेंशन करती है। तो इसे हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं और डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग अगर बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल अगर मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है तो ये हेल्दी फ्लोटिंग है, लेकिन अगर इसमें सरकार का इंटरवेंशन हो गया तो ये डर्टी फ्लोटिंग है। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने देखा तो नहीं, बाकी बुक में देखना अगर हो तो ठीक है। अब दो चीज होता है यहां तक बताता हूं, जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ा ना, वैसे ही करेंसी डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन भी होता है। डी वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। अब ये दोनों क्या होता है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन डी सेम है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ये दोनों सेम है, नाम से भी समझ आ रही है। तो इंग्लिश टर्म है, डेप्रिशिएट गिरना, डीवैल्यूएट गिरना, एप्रिशिएट बढ़ना और रीवैल्यूएट मतलब फिर से बढ़ना, मतलब ये दोनों सेम है। तो फर्क क्यों है, फर्क ये है कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या दिखाती है, जहां पे मेरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, जहां पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जहां पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और रीवैल्यूएशन क्या होता है, जहां पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पर्पस में, कौन कर रहा है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो है ना, ये मार्केट फोर्सेस से होता है। अगर वैल्यू करेंसी डेप्रिशिएट भी हो रही है तो ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होगी, एप्रिशिएट भी हो रही है तो मार्केट फोर्सेस की वजह से होगी। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से होगी, ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, डिमांड सप्लाई से। सॉरी, हाँ, लेकिन जब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और वो डिक्रीज मार्केट फोर्स की वजह से नहीं, सरकार की वजह से हुई, सरकार ने उसको डिक्रीज किया है, तो उसे डिवैल्यूएशन कहती है। और जब वैल्यू इंक्रीज हुई लेकिन वो मार्केट फोर्स से इंक्रीज नहीं हुई है, सरकार ने इंटरवीन करके इंक्रीज किया, तो उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो ये बताओ, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ गया फिर फिक्स्ड में? फ्लेक्सिबल में, क्योंकि वो तो मार्केट फोर्स से हो रही है ना, और फ्लेक्सिबल में ही मार्केट फोर्स आता है। और रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ये किस में आएगा, तो ये आएगा फिक्स्ड में, क्योंकि ये सरकार की वजह से हो रहा है और फिक्स्ड में भी सरकार का रोल रहता है, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेन तो मैंने बता दिया है, इनको भी एक बार देख लेना, कुछ ना समझा तो मुझसे पूछना। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने सब कुछ समझ लिया, अब इसका डिमांड होता क्यों है। तो अगर मेरे को एसेट परचेज करना फॉरेन कंट्री में, सब फॉरेन की बातें आएंगी, इसको लॉजिक से याद करो। फॉरेन कंट्री में अगर मेरे को कुछ एसेट खरीदना, एसेट मतलब कुछ जमीन, कुछ जायदाद, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कंपनी, तो अब फॉरेन कंट्री में खरीदना है तो मैं पैसे पे तो नहीं खरीद सकता, मेरे को डॉलर चाहिए, तो इसलिए एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ा, ठीक है। कुछ इंपोर्ट कराना है, मतलब बाहर से मेरे को मंगाना है, तो अगर मैं मंगा रहा हूं तो मैं पैसा दूंगा तो वो रुपीज तो लेगी नहीं, वो लेगी डॉलर, तो फिर से मेरा फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ गया। टूरिज्म, लेकिन इन आउटसाइड वर्ल्ड, अगर मेरे को बाहर घूमने जाना तो फिर एक्सचेंज रेट चाहिए, क्योंकि बाहर में पैसे से तो खाऊंगा पीऊंगा नहीं, घूमूंगा नहीं, मेरे को डॉलर चाहिए। और रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन कौन सा इंटरनेशनल, मैं जो इंटरनेशनल लोन ले रखा था उसको रीपे करना है तो डॉलर में ही करूंगा ना, ठीक है। अब ये डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट ये जो बढ़ रहा है इन सारी चीजों से, इसका रीजन क्या है, तो रीजन यही चारों है, मैंने फिर से यहाँ बोल दिया कि जब फॉरेन एक्सचेंज चीपर हो जाता है, ये एक रीजन, ये भी इन चार के अलावा ना एक रीजन ये भी पढ़ लेना, जब फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो जाता है तब भी डिमांड करने लग जाते हैं, बस याद कर लेना।
अब जैसे डिमांड का मैंने फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब बढ़ता है? जब गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई मतलब फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास कब सप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो मैंने एक्सपोर्ट किया ना, तो मेरे पे फिर आ जाएगा पैसा, तो मेरे पे सप्लाई हो गया। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर की, एक मिनट, हाँ तो डिमांड तो समझ लिया, सप्लाई का पहला पॉइंट मैंने बता दिया था। सप्लाई मतलब बाहर वालों का सप्लाई नहीं, ये मत समझना। फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब राइज होगा, मतलब मुझे कब सप्लाई मिलेगा, ये तो जब एक्सपोर्ट करूंगा तो मैंने सामान बाहर भेजा तो मेरे को पैसा आएगा और पैसा डॉलर में आएगा। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर वाले जब मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा देंगे ना, और पैसा डॉलर में देंगे, तो फिर मेरे को सप्लाई आया। और लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हाँ लोन रीपेमेंट होना चाहिए, किसी एक बार देख लेना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब लोन रीपेमेंट करेंगे तो फिर मेरे को सप्लाई आएगा। अब राइज ऑफ सप्लाई का क्या रीजन था? जैसे राइज इन डिमांड का रीजन देखा कि जब करेंसी सस्ता होता है, तो इसको अपोजिट से याद कर लो, जब करेंसी महंगा होता है या फिर जब करेंसी इंक्रीज होता है उसका वैल्यू। ठीक है, दो चीज और, डिमांड कर, जैसे ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैंने समझाया ना, तो इसके साथ डिमांड कर भी बनाना अच्छा रहता है। डिमांड कर कैसे? तो जैसे डिमांड का कर्व ये वाला होता है ना, और सप्लाई ये, जब डिमांड कर बोले तो सिर्फ ये बना के छोड़ देना डी, यहाँ पे डिमांड लिख देना, यहाँ पे राइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे जब सप्लाई कर बोले तो ये सप्लाई बना देना, यहाँ पे सप्लाई लिख देना, यहाँ पे राइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये कंप्लीट चैप्टर था। ये वाले कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कम से कम ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये दो टॉपिक्स, ये पॉइंट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में डिफरेंस, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन में डिफरेंस, ये पता होना चाहिए। तीनों सिस्टम, मतलब तीनों सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए, और ये दो पता होना चाहिए। बस कुछ ना समझ में प्लीज 1% भी डाउट मत रखना, मेरे को बताना, और पूरा पढ़ने के बाद बुक बंद करके पॉइंट्स बोलना कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब तक ना आए तब तक करना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछना।